नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। ये चैनल आप YouTube पे जो देख रहे हैं, इस चैनल पे अब से हम रोज़ पढ़ाई किया करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और सबसे ख़ास बात, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC का है, बैंकिंग का है, रेलवे का है, दिल्ली पुलिस का है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लाइक RPSC जैसे या फिर टीचिंग जॉब्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, तो हर जगह पर आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है और वो जो कि GK, किसी भी एग्ज़ाम में आप दे लो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में आपको GK को क्वेश्चंस का सामना करना होता है। तो GK में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे वीडियोस की जो खास बात रहेगी वो ये कि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ जो ट्रिक्स आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे खास बात, देखो ट्रिक्स आपको हर वीडियोस में या फिर बहुत से चैनल्स पे मिल रही होंगी, आप खुद भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन जो ट्रिक्स मेरी होंगी उन ट्रिक्स में खास बात ये होगी कि आप ट्रिक को भूलेंगे नहीं। या तो आपको चैप्टर याद रहेगा या फिर ट्रिक याद रहेगी, दोनों में से एक चीज़ होती है। मेरी दोनों ही चीज़ें इस तरह से, मतलब ट्रिक ही ऐसी है कि अगर ट्रिक याद रहती है तो चैप्टर याद आ जाता है, और चैप्टर अगर याद है तो ट्रिक याद आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें मुझे कौन सी ट्रिक काम में लेनी है। ठीक है, हर चैप्टर के साथ मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, राइट। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चैप्टर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बस आपका वक्त नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम के अंदर कोशिश करूँगा इस पूरे चैप्टर को मैं एक साथ क्लियर कर दूँ। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सिर्फ वो हम कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी छूटे भी ना, मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जिस टाइम पर ये सभ्यता रही है वो टाइम माना जाता है 3300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मैं आपको समझाते देता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर, से लेकर 1700 ईसा पूर्व। ये लगभग समय माना जाता है। इस समय के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है वो पनपी है, बड़ी है। दूसरी चीज़, इस टाइम के अंदर बहुत से लोगों का मानना है कि 3000 से लेके 1500 के बीच में रही है, या फिर 3100 से लेके 1800 के बीच में। मैं आपको एक परिपक्व काल बता देता हूँ कि परिपक्व काल जिस वक्त में सबसे ज़्यादा ये पली बढ़ी और विद्यमान रही, वो परिपक्व काल जो है इस सभ्यता का, वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। इस समय के दौरान यह सभ्यता सबसे ज़्यादा पली बढ़ी, और विश्व में जितनी भी सभ्यताएं अब तक खोजी गई हैं उनमें से सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारों के ऊपर जो बसने लायक जगह थी, जहां पर इनको खोदा गया था। तो अब इसकी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अभी हाँ, मैं आपको बताना भूल गया ईसा पूर्व के बारे में। देखो, ईसा पूर्व से मतलब क्या है, अब ये बहुत जगह पे काम में आने वाला है, इसीलिए अभी पहले वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहे हैं इस बारे में। देखिए, मान लो कि साल शुरू हुआ, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, अभी 2019 साल बीत चुके हैं, 1 से लेकर 2019 तक हम आ चुके हैं। अब इससे पहले का जब साल शुरू हुए थे, वर्ष शुरू हुए थे, उससे पहले का जो समय है उसको बोला जाता है ईसा पूर्व। जितना पहले उतना ईसा पूर्व। 1 साल पहले तो 1 ईसा पूर्व, 2 साल पहले तो 2 ईसा पूर्व, इसी तरह से 3300 ईसा पूर्व से लेकर और 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो समय, 1700 ईसा पूर्व के जो बीच का समय है, उस समय के बीच में यह सभ्यता आई और समाप्त हो गई। अब समाप्त होने की जो वजह है वो अभी तक खोजी नहीं जा चुकी हैं, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है बाढ़ की वजह से हुआ हो, या फिर कोई भयंकर बीमारी आई हो जिसकी वजह से। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो शायद एक ही जगह पे सारे मानव कंकाल हमें मिलते खुदाई के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो शायद हो सकता है आग लगी हो, तो कोई भी अभी तक खास सबूत नहीं मिल पाया जिसकी वजह से कहा जा सके कि यही निश्चित वजह रही होगी इसके समाप्त होने की। ठीक है, चलिए इस सभ्यता के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। और इस सभ्यता को पढ़ने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मैंने आते ही जिक्र किया, वो है मेरी ट्रिक। आपको तुरंत समझ में आ जाएगी ट्रिक के साथ में ही। तो सबसे पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, और पहले वीडियो की ये रही पहली ट्रिक आपके सामने। जी लीजिए, ट्रिक है
मोहन बनर्जी बिन दया हड़प ले गया काली व लोकल धोली राखी, जा बैठा भिरडाना में, ये है आपके ट्रिक। अब देखिए इस ट्रिक में जो 7 प्रमुख केंद्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, 7 प्रमुख केंद्र जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिर्फ उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 1400 से 1500 के बीच में, 1500 के करीब इसके केंद्र खोजे जा चुके हैं अब तक, और 1500 में से 900 केंद्र सिर्फ भारत में हैं। 900 केंद्र सिर्फ कहाँ हैं? भारत के अंदर हैं। ठीक है, तो अब सबसे विशेष बात, 900 केंद्रों का पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सिर्फ अकेला यही सब्जेक्ट भी नहीं है, दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं। तो सिर्फ जो विशेष हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, और कुछ खास नाम हैं जो हो सकता है आपको हर जगह पे काम में आ जाएं, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। इनके प्रमुख केंद्र आपके इस ट्रिक के अंदर छुपे हुए हैं। शायद अगर आप में से थोड़ा बहुत कुछ भी जानते हैं तो 1-2 नाम आपके सामने आ भी चुके होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो आप अगर हम बात करें तो आज का जो भारत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके जो वर्तमान हिस्से हैं, इन हिस्सों के अंदर ही सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पनप रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक के हिसाब से और सीरीज वाइज इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको बता देता हूं जो जो नाम इसमें सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहन बनर्जी बिन दया हड़प ले गया। मोहन बनर्जी बिन दया हड़प ले गया काली व लोकल धोली राखी। काली व लोकल धोली राखी जा बैठा भिरडाना में, जा बैठा भिरडाना में। अब देखिए मोहन बनर्जी में मतलब है कि मोहनजोदाड़ो, सॉरी माफ कीजिएगा। तो पहली सभ्यता मोहनजोदाड़ो, दूसरी बिन दया हड़प। हड़प से आप समझ गए होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा। अब उसके बाद ले गया काली। काली से मतलब है कालीबंगा। और 4 नंबर पे लोकल। लोकल से याद रखना है आपको लोथल। लोकल से याद रखना है लोथल। ठीक है, तो लोथल। 5 नंबर पे धोली, धोली वीरा। 6 नंबर पे है आपके पास में राखी। तो राखी से आपको याद रखना है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और 7वें नंबर पे लास्ट नाम आपके पास है भिरडाना। अब एक और विशेष बात, इनका जो क्रम है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आपको आसानी से याद रह जाए कि कौन सी कब खोजी गई थी। मैं बता देता हूं अभी आपको। ये पहली वाली जो 2 हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन दोनों सभ्यताओं की खोज है वो 1922 में की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद में कालीबंगा की हम बात करें तो 1922 के ठीक 30 वर्ष के बाद में, यानी कि 1952। ठीक है, तुरंत बाद यहां पर 1954। धोलीवीरा की बात करेंगे 1960, और इसके ठीक थोड़ी देर बाद में 1963। भिरडाना अभी हाल ही में खोजी गई है 2003 व 4। 2003 के अंत में इसकी खोज शुरू हुई और 4 के अंदर तक इसको पूरा का पूरा खोद लिया गया, खनन कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम इन सब को बारी बारी पढ़ेंगे किस में क्या विशेष है।
ट्रिक के अंदर आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। मोहन बनर्जी बिन दया हड़प ले गया काली, व लोकल धोली राखी जा बैठा भेड़ाना में। कुछ शब्द इसमें सिर्फ ऐसे ही यूज के लिए डाले गए हैं, बाकी बहुत सारे शब्द हैं जो 2 शब्द और हैं जो आपको कुछ और थोड़ी सी मदद करेंगे। मोहनजोदाड़ो की हम बात करते हैं तो इसकी जो खोज करने वाले हैं वो मोहन बनर्जी, मोहन को खोजा बनर्जी ने। अब बनर्जी से मैं आपको बता देता हूं राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इन्होंने इसकी खोज की, मोहनजोदाड़ो की खोज की मोहन बनर्जी, याद रह जाएगा आपको। यानी कि सबसे पहले 1922, 30 साल, 1922 30 साल के बाद में 1952, फिर आपको साल भी याद रह रहे हैं, आपको नाम भी याद रह रहा है कि इस हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किसकी खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी। अब यहाँ पर आ रहा है बिन दया हड़प, तो दया हड़प, दया से मतलब होगा 1922 के अंदर ही हड़प्पा, और इसकी जो खोज करने वाले हैं वो हैं दयाराम साहनी। तो आपको दया से याद रह जाएगा दयाराम साहनी, इधर बनर्जी से आपको याद रखना है राखलदास बनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इन दोनों में विशेष क्या था, दोनों एक साथ खोजी गई थी, ठीक है, तो इसीलिए एक बार इन दोनों को एक साथ हम पढ़ भी लेते हैं कि विशेष क्या क्या था। सबसे पहले एक बार मुझे मिटाने पड़ेंगे, उसके बाद में बारी बारी हम इनको पढ़ लेंगे। बस आपको एक साथ मुझे ट्रिक में बताना था कि कौन सा किस तरह से यूज हो रहा है, वो मैंने बता दिया एक बार। अब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हड़प्पा पे आएंगे और धीरे धीरे करके अपन साथों के साथों पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के साथ साथ ही एक और चीज है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो चीज है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे इंग्लिश में ASI या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक विभाग है जो कार्य करता है इन सभ्यताओं की खोज करने में, इनके बारे में पता लगाने में कि क्या यहाँ पर किस चीज़ों का यूज़ होता था, किस तरह का यहाँ पर जीवन था, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, सारी चीज़ें इनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो ये इन्हीं चीज़ों के बारे में पता करने का होता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसका कार्यालय, जो प्रमुख कार्यालय है फिलहाल है नई दिल्ली में। अब इसकी स्थापना जो करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ, उसके जो जनक कहलाते हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक्चुअल में 1856 ईस्वी में 2 भाई थे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1856 ईस्वी की एक छोटा सा घटनाक्रम है कि उस वक्त भारत और पाकिस्तान, हम बात करते हैं भारत व पाकिस्तान के एक साथ की, क्योंकि उस वक्त कोई बंटवारा नहीं हुआ था। थोड़ा सा समझना है आपको, इंडिया का ही मैं बना रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये आज का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ पे कराची से लेकर और लाहौर तक की एक रेलवे ट्रैक डाली जा रही थी, जिसमें 2 बर्टन बंधु यानी 2 भाई थे जो कि इंजीनियर थे। रेलवे ट्रैक के दौरान खुदाई चल रही थी, उन्होंने तुरंत के तुरंत सूचना दी अंग्रेजी सरकार को। उस वक्त अंग्रेज अपने ऊपर हुकूमत करते थे, तो अंग्रेजी सरकार को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर खुदाई में कुछ घरों के निर्माण जैसा कुछ सामने आया है। तो तुरंत ही उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक इंजीनियर थे और खोजी भी थे, तो जो पुरानी चीज़ों के बारे में खोजबीन करना जिनका शौक़ था, तो वो तुरंत यहाँ पे आते हैं, इनके बारे में जांच पड़ताल शुरू करते हैं और एक ऐसा विभाग बनाने की बात करते हैं जिसके अंदर अगर दूसरी जगहों पर भी खुदाई होती है तो ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जा सके। तब इस विभाग का निर्माण किया गया 1961 में।
सॉरी 1861 में, माफ़ कीजिएगा, 1861 में इस विभाग का निर्माण किया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम इस विभाग के पहले महानिदेशक बने। पहले महानिदेशक बने। इन्हीं को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके जनक कौन है, या फिर इसका पहला महानिदेशक कौन बना, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1861 में। अगर हम बात करें कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इसके महानिदेशक बने उस दौरान अपने यहाँ पर वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, तो तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे जॉन कैनिंग। अगर आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, जो जिसका वीडियो मैं थोड़े ही दिनों में बाद में डालने वाला हूं, तो अगर आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है तो ये नाम आपके सामने ज़रूर आएगा। लॉर्ड डलहौजी के जस्ट बाद में जो वायसराय आए थे, वायसराय नहीं, उस वक्त एक्चुअल में एजीजी हुआ करते, सॉरी जीजी, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। लेकिन क्रांति के बाद में क्योंकि गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन का अंत हो चुका था और सीधा एक और पद बनाया गया था जिसको वायसराय कहते थे। तो वायसराय जो उस वक्त जीजी गवर्नर जनरल थे उन्हीं को ही, जॉन कैनिंग को ही वायसराय पहला नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो उस वक्त ये थे और इनके निर्देश के अनुसार महानिदेशक इनको बना दिया गया और उन्होंने एक सर्वेक्षण विभाग का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक निर्माण कर दिया, या फिर इसको स्थापित कर दिया। तो अब ये विभाग कार्य करता है सारा का सारा खुदाई वगैरह का। राखलदास बनर्जी 1922 में जब इसकी खोज कर रहे थे उस वक्त इसके महानिदेशक, 1922 की हम बात कर रहे हैं, दो बड़ी सभ्यताओं की खोज हुई थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो 1922 के अंदर यहाँ के जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देश पर उन्होंने, राखलदास बनर्जी ने खुदाई चालू करी और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को खोदा, यहाँ पर खनन किया और उसको पूरी तरह से ज्ञात किया। तो उसके खोजकर्ता में नाम जाता है राखलदास बनर्जी को। जॉन मार्शल के कहने पर यह सब किया गया था। मैं नाम ऊपर लिख दे रहा हूँ, पता शायद वीडियो में नहीं आ रहा होगा। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के कहने पर, जॉन मार्शल के निर्देश पर इन्होंने यह खुदाई का कार्य प्रारंभ करा। अब यहाँ पर सबसे खास बात, अब हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, वरना बैक जाके एक बार ले लीजिएगा। तो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता का जब खोज हुआ तो उस वक्त इसके अंदर काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख इसकी जो विशेष बात जो सामने आई थी वो यह थी कि यहाँ पर एक 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 25 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार से आप समझ सकते हैं स्विमिंग पूल जैसा। ठीक है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है जो इसके अंदर नज़र आया। एक इस तरह का स्विमिंग पूल था जिसके 3 कॉर्नर पर साधुओं के कक्ष बने थे। 3 कोनों पे क्या था, साधु कक्ष, 3 साधु कक्ष थे। और यहाँ पर लगातार ऐसे 8 छोटे बाथरूम थे, 8 स्नानागार थे, लघु स्नानागार जिसको कह सकते हैं। इसके चारों तरफ जो एक मार्ग है, इसके चारों तरफ एक लंबा चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते को कहते हैं डिविनिटी स्ट्रीट, डिविनिटी स्ट्रीट, या फिर इसे कहा जा सकता है दैवीय मार्ग। ये इसका नाम हुआ करता था। रास्ते का नाम क्या था, डिविनिटी स्ट्रीट, दैवीय मार्ग। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, दैवीय मार्ग या डिविनिटी स्ट्रीट। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी, 40 फुट ये लंबा था, 25 फुट चौड़ा था और 7 फीट ये गहरा था। उम्मीद लगाई जा, मतलब ऐसा सिर्फ क्या कहें हम कि एक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि यह निश्चित ही कोई पवित्र कार्य करने से पहले जो स्नान करना होता था वो यहाँ पे हुआ करता था। और ये छोटे छोटे बाथरूम है, शायद इस पानी के अंदर उतरने से पहले भी आपको पहले नहाना होता, उसके बाद ही आप अंदर जाते, इसलिए बनाए गए थे। साधु कक्ष हैं जिनके अंदर अभी भी जिस तरह से वो पूजा पाठ जो भी किया करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं।
ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिली हैं? पहला तो हो गया इसका एक विशाल स्नानागार। दूसरा इसके अंदर जो मिली है, एक मिली है नर्तकी शिल्प। शिल्प मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी कारीगरी का नमूना मान सकते हो आप। एक नर्तकी शिल्प मिली है जो आज नई दिल्ली में है, भारत में है। और दूसरी यहाँ पर मिली है एक मानव शिल्प, एक इंसान की, एक आदमी की मूर्ति जैसी बनाई हुई है मानव शिल्प, जिसको मानव शिल्प मिली हैं। तो मानव शिल्प है वो है कराची में, कराची पाकिस्तान। वह पाकिस्तान के म्यूज़ियम में, संग्रहालय में रखा हुआ है, और यह नई दिल्ली के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वस्त्रों के रंगाई का कारखाना भी मिला है। यहाँ पर कपास की खेती का कोई सबूत नहीं मिला है कि ऐसा कोई बीज नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर वस्त्रों में रंगाई का जो कार्य है उसका कारखाना यहाँ पर मिला है, खोद में सामने आया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूँ, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है, यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। यह एक सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, मुर्दों का टीला। इसका मतलब है मुर्दों का टीला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में से किसका मतलब मुर्दों का टीला है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। और अब एक और ख़ास बात, इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, इसकी सबसे विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब सिंधु घाटी की सभ्यता को भारत का प्रथम थल चिन्ह कहा जाता है। प्रथम थल चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर एक इसके पूरे शहर का जो प्रमुख भाग था, वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप मिला है। बौद्ध स्तूप मिला है शहर के प्रमुख भाग के अंदर। तो ये थी मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद में हड़प्पा के बारे में। तो वापस दोबारा देखते हैं एक बार। अपना याद रखना, जो खास चीज़ें हैं उनको अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में हम कर लेंगे एक बार। देखिए, मोहनजोदाड़ो के अंदर मैंने आपको कुछ खास चीज़ें बताई, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का एक सिंधी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी किसने? राखलदास बनर्जी ने, जो कि मैंने ट्रिक के अंदर लगा रखा है मोहन बनर्जी, राइट। तो मोहनजोदाड़ो और बनर्जी इन द सेंस राखलदास बनर्जी।